नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि जैसे इस घर में, जिस घर में आप रह रहे हो, उस घर की मौलिक इकाई क्या होती है? उस घर की मौलिक इकाई होती है उसकी ईंट। माना कि ये जो कमरा है, ये कमरा जो बना हुआ है वो किन चीज़ों से बना हुआ है, किन चीज़ों से जुड़कर बना हुआ है, जिससे इस कमरे को एक आकार मिल रहा है। वो क्या चीज़ है? ईंट। बहुत सही कहा आपने, वो ईंट है जिससे कि हमारे इस कमरे को आकार मिल रहा है। वैसे ही जैसे कि आपको ये ईंट दिख रहा है और आपको समझ में आता है कि हमारे कमरे की इकाई जो है वो ईंट है, वैसे ही सोच के देखो जरा हमारे शरीर की इकाई क्या है। हमारे शरीर की इकाई या फिर किसी भी जीव जंतु की इकाई क्या है? वह क्या चीज़ है जिससे मिलकर के हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वो बना है? वह क्या चीज़ है? बहुत सही, आपने सही कहा, वो है सेल। सेल यानी कि कोशिका। कोशिकाओं से जुड़ करके हमारा पूरा शरीर बना है, जैसे कि ये कमरा जो है वो ईंटों से जुड़ करके बना हुआ है। हम अगर लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर की बात करें तो वह कोशिका ही है जिसकी वजह से यह अंतर जो है वो पता चलता है। कोशिका, जीवित कोशिका जो होती है, जिसकी वजह से हमें यह अंतर पता चलता है, क्योंकि छोटी जो मूलभूत रचना जो है हमारे शरीर की, सजीवों की, वह है सेल यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका एक मूलभूत संरचना है जो हमारी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमें संरचना भी देती है और जो कार्य भी करती है, वही मूलभूत इकाई जो है वह कोशिका कहलाती है। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। किस में देखा था? उन्होंने देखा था इसको कॉर्क सेल में। अब ये कॉर्क सेल जो होती है वो कहाँ से मिलता है? ये कॉर्क सेल जो है, यह कॉर्क सेल हमारी जो पेड़ पौधे होते हैं, जिसकी जो बाहर के बार्क होता है यानी कि जो छिल्ली होती है, उसमें से ये कॉर्क सेल उन्होंने देखा था। उन्होंने कैसे देखा था? उस जमाने में पुरानी बोतल होती थी जिसका ढक्कन जो होता था वो लकड़ी का होता था। तो उस लकड़ी पे, अगर आपको कभी आपने भी देखा होगा कि पुरानी बोतल जो होती है उसके ढक्कन जो थे वो लकड़ी के बने होते थे। उसी का एक परत, एक स्लाइड जो है उन्होंने लिया और स्वयं निर्मित उन्होंने अपने से जो एक माइक्रोस्कोप बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, उसी से उन्होंने सबसे पहले देखा कि उसमें क्या दिख रहा है। तब उन्होंने पाया कि ये जो है एक रेक्टेंगल शेप का, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, इस तरह की रचना जो है उनको दिख रही थी। यह रचना ऐसी थी जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं जो थे वो डार्क स्पॉट दिख रहे थे। ये इस तरीके की रचना थी। इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए ये रचना कैसे बन रही है। ये रचना, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो डेड सेल था। उन्होंने जो रचना देखी थी वो जीवित सेल की नहीं देखी थी, उन्होंने डेड सेल की रचना देखी थी। और उस डेड सेल की रचना में न्यूक्लियस था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और प्लाज्मा भित्ति थी।
प्लांट सेल में सबसे बाहरी जो परत होती है वह होती है प्लाज्मा भित्ति की, प्लाज्मा भित्ति की, यानी कि उसके बाद का जो मेम्ब्रेन होता है, यानी कि उसके बाद की जो लेयर होती है वह होती है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से उन्होंने जो देखा उसमें उनको बीच बीच में डार्क स्पॉट दिखे जो कि न्यूक्लियस थे। पहली बात ये कि जब भी हमसे ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो हमारा उत्तर होगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन यहीं पे अगर प्रश्न बदल जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज एंटन वॉन लीवेनहुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटन वॉन लीवेनहुक ने। एंटन वॉन लीवेनहुक ने तालाब के पानी को जिस तरह के माइक्रोस्कोप का यूज रॉबर्ट हुक ने किया था उससे ज़्यादा उन्नत माइक्रोस्कोप एंटन वॉन लीवेनहुक ने यूज़ किया, जिसमें उनको जीवित कोशिकाएं दिखी थी। तो ये हम लोग बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब अब हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जीवन की मौलिक इकाई की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीवन की मौलिक इकाई की सबसे पहले खोज किसने की थी। अब जब हम बात कर रहे हैं इस पे, तो जो कोशिका होती है उसे मौलिक इकाई क्यों कहा जाता है, यह भी एक प्रश्न होता है। तो बच्चों हम ये जानेंगे कि कोशिकाएं जो हैं वो जुड़ करके क्या बनाती हैं। कोशिकाएं, अगर एक तरह की कोशिकाएं एक तरह के फंक्शन वाली, जो देखने में संरचनात्मक, जिनकी संरचना एक जैसी हो और वो एक तरह के फंक्शन करती हैं, तो वो जुड़ करके बनती हैं उत्तक। कोशिकाएं यानी कि सेल, उत्तक यानी कि टिश्यू। अब यही टिश्यू जो होते हैं यानी कि उत्तक जो है, एक तरह के कार्य करने वाले उत्तक जुड़ करके बनाते हैं अंग। अंग यानी कि ऑर्गन। और एक तरह का फंक्शन, मान लीजिए जैसे कि अगर आपका श्वसन की प्रक्रिया है या एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है, तो एक्सक्रीशन यानी कि आपका जो उत्सर्जन है उसमें नेफ्रॉन काम करते हैं। नेफ्रॉन जो सेल होते हैं वो काम करते हैं। तो एक ही तरह के फंक्शन वाले सेल्स मिल करके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज जो है वो मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, और जितने भी ऑर्गन है जो उत्सर्जन में, मैंने एक उदाहरण किसका दिया था, उत्सर्जन का यानी कि एक्सक्रीशन का। तो एक ही तरह के जितने भी सेल्स होंगे जो एक्सक्रीशन का काम करके करेंगे, वो सेल जुड़ करके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज जुड़ करके ऑर्गन, और ऑर्गन जुड़ करके ऑर्गन सिस्टम। और इस तरीके से हम देखेंगे कि जितने ऑर्गन सिस्टम है यानी कि अंग तंत्र है, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। अब हम अपनी बात कर ले तो हमारे शरीर में कोशिकाएं जो है वो मिलकर टिश्यूज बनाएंगी, टिश्यूज जो है वो मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब ऑर्गन सिस्टम में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये के सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक पूरा का पूरा जीव। यहाँ पे मैं लिख दूं अंग तंत्र, अंग तंत्र। तो अब आप देख रहे हैं कि हम कैसे कहते हैं कि जीवन की इकाई हमारी सेल है, क्योंकि सेल कंबाइंड होते हैं, एक तरह से के सेल जो एक ही तरह का कार्य करते हैं वो जुड़ करके बनाते हैं टिश्यूज, और एक ही तरह के कार्य वाले टिश्यूज जो होते हैं वो फिर कंबाइंड होते हैं, देन दे फॉर्म ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जो होते हैं वो कई सारे ऑर्गन जो एक कार्य में लगे होते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और हमारी बॉडी में या किसी भी जीव की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो मिल करके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरा का पूरा जीव। तो अब हम लोग यहाँ से एक बात आती है कि क्या सारे के सारे जीव एक सेल से बने होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको पता है, आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हो, आपको पता है कि कोशिकाओं के आधार पे कि कितनी कोशिकाएं हैं, उसके आधार पे पूरे के पूरे जीव जो हैं वो 2 भाग में बांटे गए हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल यानी कि एक कोशिका जो होती है वो सारी के सारे कार्य करती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी यहाँ पर एक उदाहरण दिया था, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हमारे शरीर में रेस्पिरेशन का काम लंग्स कर रहा है, हमारे शरीर में एक्सक्रीशन का काम किडनीज कर रहे हैं, हमारे शरीर में डाइजेशन का काम जो है वो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है और बहुत सारे ग्लैंड्स जो है वो सारे मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, इसमें एक ही सेल जो है वो सारे का सारा कार्य जो करता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक कोशिकीय जीव में श्रम का विभाजन नहीं है। एक ही सेल रेस्पिरेशन भी करेगा, एक ही सेल डाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा, एक ही सेल जो है वो आपका उत्सर्जन में यानी कि एक्सक्रीशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन सेल के अलग अलग कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनल्स जो हैं वो इसमें अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों, हम सेल के जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, उनकी खोज किसने की थी इसके बारे में अभी बातें करेंगे। उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम सेल की एक बार संरचना को देख लें। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जब रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क सेल को देखा था तो उन्होंने देखा था कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो हैं रेक्टेंगुलर शेप में कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं। उन संरचनाओं को, जो आपको याद होगा मैंने बनाया था, इन संरचनाओं को रॉबर्ट हुक साहब ने नाम दिया था कंपार्टमेंट यानी कि प्रकोष्ठ। और इन्हीं प्रकोष्ठ को उन्होंने लैटिन वर्ड में नाम दिया सेल, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। क्या नाम दिया था वह? सेल, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। अब हमारी पाठ्यपुस्तक में एक बहुत ही अच्छी गतिविधि दी हुई है। वह गतिविधि है कि हम प्याज के छिलके को जब हम निकाल करके उसके अवतल सतह से अगर पतली सी छल्ली निकालेंगे और उसमें सैफ्रानीन क्या होता है? एक केमिकल है जो हमें कलर करने के लिए, स्टेन करने के लिए काम आता है। तो सैफ्रानीन अगर हम उसमें डालेंगे तो हमें इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वहाँ देखने को मिलता है। ये हम लोग प्रैक्टिकल में कर सकते हैं और तब आपको दिखेगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बातें कि ये कैसा है। और ये भी डबल मेम्ब्रेन होगा क्योंकि हम यहाँ पर प्लांट सेल देख रहे हैं। तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर जो है, जब आप प्याज की छिल्ली को, मतलब कि ओनियन पील सेल को अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब हम एक नॉर्मल सेल की बात करते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो सेल में सबसे पहला जो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो क्या है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस। सेल का जो बाहरी पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये इसका बाहरी पार्ट होता है। उसके बाद कौन सा है? न्यूक्लियस। ये डार्क पार्ट जो है ये कहलाता है न्यूक्लियस, जो कि हम इस तरह से कहें कि इसको ब्रेन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सारा का सारा सेल का फंक्शन को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो यह न्यूक्लियस है, क्योंकि इसी न्यूक्लियस में सेल के पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब वो क्रोमोसोम्स
आपके पेरेंट्स से जो है जो भी आप जीन लेके आते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से सेल का पूरा फंक्शन जो है कंट्रोल होता है। तो सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सेल की खोज किसने की थी। सबसे पहले हमने क्या जाना था, सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कौन से साल में? 1665 में। दूसरी चीज जो थी यहां पर, अब लिविंग सेल की खोज वो भी हम लोग बात कर चुके हैं। लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, यानी कि जीवित कोशिका। लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका। जीवित कोशिका को किसने किया था? एंटन वॉन लेवेनहुक। इन्होंने किया था 1674 में। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि तीसरा पार्ट जो है वह कौन सा पार्ट है, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसकी मैं हिंदी भी लिख दूं अगर, सेल यानी कि कोशिका। यहां पर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब यहां पर नाम जो था उनका रॉबर्ट ही था, लेकिन सरनेम कुछ और था। सरनेम उनका रॉबर्ट ब्राउन था। क्या था उनका सरनेम? उनका सरनेम था रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से साल में? 1831 में। तो हम यहां देखेंगे बच्चों कि सेल के बाद किसकी खोज हुई? सेल के बाद, क्योंकि हमारे पास तब माइक्रोस्कोप्स बहुत डेवलप नहीं थे, तो सेल को जब देखा गया तब उसके अंदर एक डार्क पार्ट देखा जा रहा था। उस पार्ट का नाम क्या था? न्यूक्लियस। उसका नाम क्या दिया गया? केंद्रक, क्योंकि वो केंद्र में प्रेजेंट था, इसलिए वो सेंटर में प्रेजेंट था, इसलिए उसका नाम है केंद्रक। जिसकी खोज किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अब इसके साथ ही बहुत ही अच्छी डिस्कवरी जो J.E. पुरकिंजे ने की, वो क्या था? प्रोटोप्लाज्म। बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं जीव द्रव्य। अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे हम जीव द्रव्य क्यों कहते हैं। क्योंकि अगर ये प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है जेली लाइक मटेरियल में, तभी हम समझेंगे कि वह सेल जो है वो जीवित है। इसी प्रोटोप्लाज्म की वजह से सेल जो है वो जीवित होता है। प्रोटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि पूरे के पूरे सेल में प्रेजेंट होता है। इसी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी केमिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी खोज किसने की थी? J.E. पुरकिंजे ने। J.E. पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी और ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर इसकी खोज नहीं होती तो हमें समझ में नहीं आता कि जीवित सेल और मतलब जीवित सेल और मृत सेल में क्या अंतर होगा। क्योंकि अगर प्रोटोप्लाज्म है जेली लाइक शेप में, तो इसका मतलब है कि हमारा सेल जो है वो जीवित है। इसके बाद एक बहुत ही ये सारे कार्य जब चल रहे थे, उसी समय स्क्लीडन एंड स्वान, दो हमारे साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सिद्धांत दिया। अब कौन सा सिद्धांत दिया? कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी कहती क्या है? सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे या फिर तो एक सेल या बहुत सेल से मिलकर के बने हुए हैं। मतलब ये सेल थ्योरी के दो पार्ट इन्होंने दिए थे। किन्होंने? स्क्लीडन एंड स्वान ने। पहला पार्ट कहता है कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एक सेल से बने होते हैं या बहुत सेल से बने होते हैं। दूसरा पार्ट ये कहता है कि सेल जो है वो मूलभूत इकाई है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का।
स्क्लीडन ने, स्वान ने ये बात कर दी। अब बात आई कि ठीक है, अगर सेल मूलभूत इकाई है तो ठीक है, लेकिन अब अगला सेल, एक बार सेल आ गया, दूसरा सेल कहां से आएगा? तो इसी सेल थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए वर्चो ने कहा था कि जितने सेल्स हैं वो पुराने सेल से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब पुराने सेल्स जो हैं वो नए सेल्स को जन्म देते हैं, डिवाइड होते हैं और नए सेल्स जो हैं उस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो हमारी 4 डिस्कवरी हमने देखी यहाँ पे। कोशिका किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, लेकिन इन्होंने जो कोशिका डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? सबसे पहले किसने देखा था? एंटन वॉन लीवेनहिक ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और प्रोटोप्लाज्म किसने बताया था? जी पुरकिंजे ने, जिससे हमारी सेल के डिस्कवरीज को बहुत अच्छा रास्ता मिला था। अब इसके साथ ही हम अब जानेंगे कि सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी और कोशिका सिद्धांत कहती क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे सेल थ्योरी की यानी कि कोशिका सिद्धांत की। किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले 1838 में, 1868 में, 1838 और 1839 दोनों साल में, 1839 किसने दिया था? एम स्क्लीडन एंड और टी स्वान। इन्होंने क्या बात कही थी कि जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो या फिर तो एक कोशिका से बने होते हैं या फिर बहुकोशिकीय होते हैं और बहुत कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि सेल्स जो होते हैं ये मूलभूत इकाई हैं जीव के। ठीक है, इसी बात को आगे किसने बढ़ाया था? 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी। इसी सेल थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जो नए सेल्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? पुराने सेल्स से ही डिवाइड होके बनते हैं। तो न्यू सेल्स या डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल्स, ये रुडोल्फ वर्चो ने कहा था। तो ये हमारी जितनी भी डिस्कवरीज थी, इन्होंने कोशिका के जगत में बहुत ज़्यादा मदद की और जिसकी वजह से आज हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम सेल के पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि सेल्स जो होते हैं वो क्या क्या मिलकर के बनते हैं, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। बच्चों, इससे पहले हमने देखा था कि पादप सेल यानी कि प्लांट सेल्स कैसे होते हैं। हमने देखा था, जो हमने बात की थी कि रॉबर्ट हुक ने जिन्होंने देखा था, और अनियन पील यानी कि प्याज का भी अगर हम सेल देखते हैं तो वो भी हमें वैसा ही दिखता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, क्या सब एक जैसे ही दिखते हैं? नहीं, जो भी सेल्स होते हैं वह अपने कार्य के अनुरूप उनका शेप होता है, अपने कार्य के अनुरूप ही उनका शेप और साइज होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, नर्व सेल। नर्व सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? नर्व सेल्स का काम होता है कि वो मैसेज को दूसरे जगह से लेकर के आते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए ये इस तरीके से फैल करके और मैसेजेस को कलेक्ट करने का काम करते हैं। फिर ये धीरे धीरे मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल्स तक पहुंचाते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या है कि सब तरफ से मैसेज को रिसीव करना। जैसे एंटीना कैसे होता है, एंटीना क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है। वैसे ही नर्व सेल्स जो होते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ये भी वही करते हैं, ये भी सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। इसलिए आपने देखा इसका शेप ऐसा है। अब हम दूसरे सेल की बात करें, हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, इस तरीके से ओवल शेप के होते हैं। अब हमारे जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। मसल सेल्स हमारे दो तीन तरीके के होते हैं। इसी तरीके से हमारे ओवम और टेस्टिस जो होता है उसके भी शेप जो होते हैं वो अलग होते हैं। आप अपनी किताब में बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे तो हम इस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, वो शेप में और साइज में अलग अलग होते हैं। वह उनका शेप जो होता है कहीं ना कहीं उनके कार्य के अनुरूप होता है और वो उसी तरीके से फॉर्म होते हैं। तो ये बातें हो गई कि शेप और साइज के आधार पे जो सेल्स होते हैं यानी कि कोशिकाएं होती हैं वो अलग होती हैं। इसी तरीके से जीव जो होते हैं, जीव भी कितने तरीके के होते हैं? जीव दो तरीके के होंगे। कौन कौन से? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप साथ के साथ लिखते रहिए, उससे आपको सुविधा होगी। दूसरा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव में जो जीव होगा उसका पूरी संरचना जो होगी एक सेल की होगी। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है अमीबा। अमीबा है, अमीबा में रेस्पिरेशन का काम कौन करता है? इसका मेम्ब्रेन। न्यूट्रिशन, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो जितना भी फंक्शन है, जितने भी कार्य होते हैं अमीबा के अंदर, वो अमीबा के अलग अलग कोशिकांग द्वारा जो है वो किए जाते हैं। इसका मतलब अमीबा में श्रम का विभाजन नहीं है, एक ही सेल सारे कार्य करेगा। लेकिन अब यहाँ पर हम देख लें, फंजाई ले ले, प्लांट ले ले या एनिमल ले ले। फंजाई यानी कि फंजाई को ले ले या फिर कि पादप को ले ले या फिर हमारे जंतुओं को ले ले। ये सभी के सभी क्या है? मल्टी सेलुलर, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो कई सारे सेल्स से जुड़ जुड़ के बनी होती है। तो इनके सेल्स जो हैं वो अलग अलग कार्य जो हैं वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर श्रम का विभाजन है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर है। तो बच्चों, अब हम एक सेल का डायग्राम बनाएंगे। इसी डायग्राम के आधार पर हम आगे इसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सेल्स जो होते हैं, ये हमने एक एनिमल सेल बनाया है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है कि एनिमल सेल में बाहरी तरफ से सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। अगर हम पूरे के पूरे सेल को तीन मेन भाग में बांटे तो बाहरी पार्ट
सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। अगर यही प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल में क्या हो जाता है, मान लीजिए हम एक प्लांट सेल बनाते हैं। प्लांट सेल में आप देखेंगे मैं 2 लेयर्स बना रही हूँ। 2 लेयर्स क्यों? क्योंकि ये जो बाहरी लेयर है ये क्या है, ये है सेल वॉल यानी कि प्लाज्मा भित्ति। प्लाज्मा भित्ति। यहां पर बाहरी पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। अब हम जानेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जेली लाइक होती है, लेकिन सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है। रिजिड होता है मतलब थोड़ा ठोस लेता है, वो कठोर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये बना होता है सेल्यूलोज से, और ये सेल्यूलोज से बना होता है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि प्लांट सेल को बाहरी वातावरण के साथ एडजस्ट करने में ये मदद करता है। अगर मान लीजिए कि ऐसा इन्वायरमेंट है जब बहुत ज़्यादा मतलब सूखा है या फिर जब उसको वैसा माहौल नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे प्लांट सेल सिकुड़ने लगते हैं, लेकिन ये सेल वॉल जो है इनको प्रोटेक्ट करता है बाहर से। एनिमल सेल के केस में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो इसका बाहरी आवरण क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में आपको एक कॉर्नर में या कहीं और दिखेगा। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। प्लांट सेल में क्यों होता है ये किसी कॉर्नर में, ये साइड में? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल के बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो 3 मेन चीजों के बारे में। बाहरी आवरण दोनों का देखेंगे, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। यहां पर ऐसा नहीं कि सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो लेयर है वो है सेल वॉल का। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल के अंदर वाला जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। यहां पे आप देख रहे हैं हम अभी सिर्फ बाहरी आवरण के बारे में बात कर रहे हैं। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लांट सेल में बाहरी सबसे बाहर होगा सेल वॉल यानी कि प्लाज्मा भित्ति, और उसके भीतर होगा सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। अब यहां पर भी न्यूक्लियस है, यहां पर भी न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होगा वो कहीं कॉर्नर में या साइड में होता है। एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब हम तीसरी चीज की बात कर रहे हैं, वो क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ये जो मटेरियल प्रेजेंट है यहाँ पे, जितने जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी सेल के कोशिकांग यानी कोशिका के कोशिकांग यानी कि सेल के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसी साइटोप्लाज्म में यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब है केंद्रक। यहां पर इसी तरीके से हम देख रहे हैं, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। इसी तरीके से हम यहां देख रहे हैं, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो बच्चों, जब हम सेल्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल, एनिमल सेल्स के अलावा एक और सेल होता है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। वो कौन से सेल्स होते हैं? वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं ये थोड़ा जानें।
यहाँ दोनों जगह आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस लैटिन में जो वर्ड है कार्योन, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऐसे सेल्स को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्या कहते हैं इसको? यूकैरियोटिक सेल्स। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। फिर से इस बात को समझेंगे। EUU, यहां पर आप देख रहे हैं EUU, यू का मतलब होता है ट्रू यानी कि सही मायने में, और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जहां पर पूरी तरह से डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। मैं एक बार फिर से आपको बोल रही हूं, जहां पर पूरी तरीके से यानी कि डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उन सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि हमारे प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स या बहुत सारे ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फंजाई है, तो इन सब में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कार्योन का मतलब आप ऊपर देख चुके हैं। कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जहां पे न्यूक्लियस अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, प्रिमिटिव स्टेज में है, वैसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। दरअसल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, जो मैंने आपको पहले बताया था। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन क्रोमोसोम्स पे होते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो डीएनए क्या करते हैं? हमारे पेरेंट्स से मैसेजेस को लेके आते हैं और उसको अगले जनरेशन तक ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। मतलब आनुवांशिक रोल होता है उनका। तो वो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो लेकिन और उसके चारों तरफ एक कवरिंग भी है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ऐसे सेल्स जिसमें केंद्रक झिल्ली भी है, क्रोमोसोम भी है, तो पूरी तरह से डेवलप न्यूक्लियस यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट है। ऐसे सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया में आप देखेंगे क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन क्रोमोसोम्स जो है वो चारों तरफ से किसी न्यूक्लियस से कवर नहीं होते हैं। न्यूक्लियस टाइप का एक शेप होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो वैसा शेप होगा बट वो डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। तो वैसे सेल्स जिसमें डेवलप न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और वैसे सेल्स जिसमें डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। उसमें मैंने आपसे बोला भी था कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो जैसे हमारे प्लांट्स और एनिमल सेल्स जो थे वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स थे। प्रोकैरियोटिक, थोड़ा सा और इसको जानेंगे, और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कार्योन का मतलब मैंने आपको बताया था, कार्योन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें प्रो मतलब प्रिमिटिव, जिसमें प्रिमिटिव यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहे, पूरी की पूरी तरह से डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट रहे, वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जैसे कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी चारों तरफ से मेम्ब्रेन होते हैं। इसी तरीके से इसमें वो सारे सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग प्रेजेंट होंगे
जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, वैसे कोशिकांग जिसमें मेम्ब्रेन से कवरिंग होती है, वैसे कोशिकांग जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े लार्ज साइज होते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये डेवलप सेल्स हैं और वो डेवलप सेल्स नहीं हैं। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो पहले जो सेल्स बना था वो प्रोकैरियोटिक सेल्स था। धीरे 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 जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया और जैसे जैसे जटिलताएं जीवन में बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक सेल्स पे हम आए और यूकैरियोटिक सेल्स से फिर हम यूनिसेलुलर पे, अभी तक हम यूनिसेलुलर पे ही थे, मतलब एक कोशिकीय जीव ही थे, फिर एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव पे आए। तो जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तो सबसे पहले बैक्टीरिया बना था, जो बैक्टीरिया क्या होता है, एक प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट के बाद हम यूकैरियोट पे आए, जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, तो युग्लिना है, ये सारे यूकैरियोट्स हैं, जिसमें सिंगल सेल यूकैरियोट्स सेल्स डेवलप था, लेकिन एक कोशिकीय जीव ही थे। उसके बाद अभी हम इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम धीरे धीरे मल्टी सेलुलर पे आए, यानी कि बहुकोशिकीय जीव पे आते गए और इस तरह से जीवन जो है जटिल होते गया। तो इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में। तब तक आप इसके बारे में अध्ययन कीजिए, साइंटिस्ट जिन्होंने खोज की थी उनके बारे में पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा, और उनकी कहानियाँ पढ़िए और अंतर देखिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके खोजें, चीज़ों को खोजें। ठीक है बच्चों, फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।